हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वालोकन में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है जलमंडल। जलमंडल रिलेटेड से सारे फैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मेरा चैनल छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। फ्रेंड्स, आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, प्लस उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं। डिटेल भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जलमंडल से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। तो पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग पर स्थल क्षेत्र और लगभग 70% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। तो 100% में से 30% ही कितना क्या है, स्थल है। बाकी के 70% पर जल है। बाकी के 70% पर जल है, अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है। कितना है? पृथ्वी की सतह पानी से ढका हुआ है। कितना? 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। जलमंडल के सर्वाधिक बड़े घटक महासागर हैं। जलमंडल सबसे ज़्यादा जल कहाँ पर है? महासागर में है। पृथ्वी पर प्रमुख महासागरों की संख्या 4 है। जो प्रमुख महासागर है वो 4 है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा अंटार्कटिक महासागर। ये 4 बड़े महासागर हैं। जलमंडल का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो महासागरीय नित्तल क्या होता है? ओशियन बॉटम रिलीफ। इसमें स्थल से भी अधिक उच्चावच संबंधी विविधता है। स्थल से ज़्यादा यहाँ पर विविधता है महासागरीय नित्तल में। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वहाँ की ऊंचाई, महासागर की ऊंचाई, स्थल की ऊंचाई तथा महासागर की गहराई। स्थल कितना ऊंचा है और महासागर कितना गहरा है, इसको हम कैसे मापते हैं, प्रदर्शित करते हैं? उच्चामितीय वक्र से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये याद रखना है। अगला अगला पॉइंट है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ उच्चामितिक वक्र दिया गया है। यहाँ पर उच्चामितिक वक्र दिया गया है। ये ऊंचे पर्वत यहाँ तक है। औसत ऊंचाई स्थल है ये, पर यहाँ तक का पर्वत है। यहाँ तक की ऊंचाई का ये स्थल है। ये महाद्वीपीय ढाल है, जिसे महासागर है। तो पहले स्टार्टिंग से ढलान का टाइप मिलता जाएगा, फिर उसके बाद गहरा मिलता जाएगा, एकदम गहरा ना। तो जब जहाँ से ढलान शुरू होता है वो महाद्वीपीय ढलान कहलाता है। और इसके बाद में जब एक ही गहराई के समान काफ़ी दूर तक ये गहरा रहेगा, तो उसको गहरा सागरीय मैदान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गहरा महासागरीय मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गहरा महासागरीय मैदान कहा जाता है। और जो किनारा होता है इसे महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। आपको पता ही होगा कि इसे तट कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उच्च पर्वत 8 किलोमीटर तक रहेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? ऊंचे पर्वत कहलाएंगे इस धरातल से। और यहाँ तक रहेगा, 0 तक, समुद्र के तल तक, ये तो औसत ऊंचाई रहेगी। और इसे महाद्वीपीय मग्न तट भी कहा जाता है। और ये महाद्वीपीय ढलान है, गहरा महासागर है। तो अगला है, उच्च मितीय वक्र के आधार पर सागरीय नित्तल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं। तो उच्च मितीय वक्र के आधार पर सागरीय नित्तल में 4 प्रमुख उच्चावच पाए जाते हैं। कितने उच्चावच हैं? 4 हैं। उच्चामितीय वक्र के आधार पर महाद्वीपीय किनारे से सागर का अतल गहराई तक ये मंडल क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट या महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि महाद्वीपीय मग्न तट है, फिर वहाँ से ढलान शुरू होता है, अंदर गहराई की ओर जाने लगने तो महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है, अंदर चले जाते तो गहरा सागरीय मैदान कहलाता है। और सबसे नीचे क्या होता है? महासागरीय गर्त होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये किनारा क्या हो जाएगा? महासागरीय मग्न तट, फिर महासागरीय महाद्वीपीय ढाल, जिससे जिससे अंदर की ओर जाएंगे। उसके बाद क्या कहलाएगा? महासागरीय मैदान कहलाएगा, या महासागरीय नित्तल मैदान नीचे का कहलाएगा। उसके बाद महासागरीय गर्त कहलाता है।
तो महासागरीय गर्त कहलाता है। अगला है महाद्वीपों का किनारों वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, जिस पर जल की औसत गहराई 100 फैदम होती है। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। तो वहाँ पर गहराई मापने के लिए सागरों की 6 फीट को क्या कहा जाता है, 1 फैदम कहा जाता है। तथा ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होता है। तो महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है, 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच ढाल होता है और 1 फैदम बराबर 6 फीट मतलब 100 फैदम की औसत गहराई को महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। जलमग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है, जहाँ से तेजी से ढाल मिलता है, जिसका ढाल विभिन्न स्थानों पर विभिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान है। सबसे गहरे भाग को क्या कहा जाता है, गहरे सागरीय मैदान कहा जाता है। इन वितलीय मैदानों की गहराई लगभग 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। इन वितलीय मैदानों की गहराई कितना होती है, 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। ये मैदान सैकड़ों किलोमीटर चौड़े तथा हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसका विस्तार कितना है, 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक है। तो इनकी लंबाई या चौड़ाई कितना होती है, फिक्स नहीं होती है। इनका मैदान सैकड़ों किलोमीटर लंबा है, हजारों किलोमीटर चौड़ा है। गहरे सागरीय मैदान कुल सागरीय क्षेत्र के लगभग 76% भाग में फैले हैं। तो गहरे सागरीय मैदान कितने भाग में है, सागर का जो 100% भाग है उसमें से 76% भाग गहरा सागर है। कैसा है, गहरा सागर है। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग को कहते हैं। सबसे गहरे भाग में होते हैं महासागरीय गर्त, जो महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर फैले हैं। तो महासागरीय का जो नितल है उससे 7% भाग पर गर्त फैला हुआ है। गर्त बोले तो महासागर का सबसे गहरा भाग। तो सबसे गहरा भाग कितना है, 7% पर है। इनके ढाल खड़े होते हैं, इनकी स्थिति प्रायः तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। इनकी स्थिति तट के सहारे मिलती है, पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। द्वीपों के सहारे भी गहरे गर्त देखने को मिलते हैं। द्वीप के सहारे आप गहरे गर्त को देख सकते हैं, जिसे चैलेंजर या मैरियाना, टोंगा, क्यूराइल इत्यादि। तो पहले का नाम क्या है, पहले इसे चैलेंजर या मैरियाना गर्त भी कहा जाता है। चैलेंजर या मैरियाना गर्त भी कहा जाता है, जो सबसे गहरा वाला भाग है उसका नाम है। और एक गहरा वाले भाग का नाम टोंगा है और एक का नाम क्यूराइल है। महासागरीय नितल के अन्य प्रमुख जलमग्न लक्षण है। कौन सा है, कटक में है, कटक, समुद्री पर्वत, ग्यूयार्ट, ये 3 जलमग्न लक्षण है। पहला कटक, दूसरा समुद्री पर्वत, तीसरा गुयाट है। मतलब समतल शीर्ष वाले समुद्री पर्वत, समतल शीर्ष वाले उनके समान तल वाले पर जो समुद्री पर्वत हैं। कैनियन विभंग क्षेत्र है। इसी प्रकार से अनेक द्वीप, प्रवाल भित्ति, जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत आदि जलमग्न लक्षणों की विविधता की ओर बढ़ाते हैं। मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेड द्वीप तक एस के अक्षर के आकार में 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। तो एस अटलांटिक कटक किसके उत्तर में आइसलैंड और दक्षिण में बोवेड द्वीप तक इसके आकार के रूप में 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर या अंध महासागर या मध्य अटलांटिक कटक इसी को कहा जाता है। 90 ईस्ट रीच हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। 90 डिग्री पर स्थित है हिंद महासागर में एक कटक का नाम है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के नज़दीक एवं इसके समानांतर फैला यह कटक लगभग 5000 किलोमीटर लंबा है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर फैला हुआ है, 5000 किलोमीटर लंबा है। इसका विस्तार 33 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश में 33 डिग्री से शुरुआत होता है, उत्तर में 17 डिग्री पर खत्म होता है। पूर्वी देशांतर में है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में है कटक। इसकी औसत ऊंचाई 200 किलोमीटर है। मध्यवर्ती मुख्य कटक हिंद महासागर की बात किया जाए तो इसके उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत के मग्न तट से प्रारंभ होता है और जहां पर इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर हो जाती है। इस भाग को लकाद्वीप चैगोस के नाम से जाना जाता है। तो
जो हिंद महासागर है ये प्रायद्वीपीय भारत के मध्य तट से प्रारंभ होती है। इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर होती है और इस समय इस भाग को लाक्षाद्वीप चौगोस कहा के नाम से जाना जाता है। इस कटक का पुनः दक्षिण की ओर विस्तार होता है तथा भूमध्य रेखा एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इनका नाम चैगोस सेंट पॉल कटक हो जाता है। तो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से शुरू होता है और दक्षिण की ओर जाता है। भूमध्य रेखा एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसका नाम क्या हो जाता है, चैगोस सेंट पॉल हो जाता है। और इसके पहले इसका नाम क्या रहता है, लाक्षाद्वीप चैगोस रहता है। जहाँ ये कटक सागर से ऊपर आ गए हैं, जहाँ यहाँ पर ये क्या हो गए, कटक सागर से ऊपर आ गए हैं, वहाँ कई प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। हिंद महासागर के मध्यवर्ती कटक के ऊपर क्रमशः से लाक्षाद्वीप, मालदीव, चैगोस, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, कारगुलेन ये सब द्वीप पाए जाते हैं। अब डेटम रेखा की बात की जाए तो डेटम रेखा वह 36 रेखा है, वह 36 रेखा है डेटम रेखा, जिसके सहारे ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है। डेटम रेखा से ऊंचाई और गहराई माप की जाती है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है। तो पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु कौन सा है, उत्तरी ध्रुव पे है। उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर होता है और आर्कटिक महासागर से उसकी कितना है, निकटतम दूरी कितना है, 4 किलोमीटर की गहराई पर है। तो सबसे निकट का बिंदु याद रखना है कि उत्तरी ध्रुव पर है, आर्कटिक महासागर में है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जबकि मेरियाना ट्रेंच की तली की दूरी से मेरियाना ट्रेंच की तली की दूरी से तली की केंद्र से दूरी कितना है, 6366.5 किलोमीटर है। विश्व में कुल जल का 97% खारा जल के रूप में सागरों में है। 97% जल खारा जल है और ये कहाँ पर है, सागर में है। अलवण जल के कुल 3% में से 2.4% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है। तो अलवण जल के रूप में 3% में से 2.4% हिमनद है, बाकी का जो बचा वो ध्रुवीय बर्फ है। तो ये अलवण जल कितना है, 3% ही है अलवण जल। इसमें से 2.4% हिमनद है और ध्रुवीय बर्फ है जो उपयोग योग्य नहीं है। इस प्रकार उपयोग के लिए अलवण जल की कुल मात्रा के 1% से भी कम प्राप्त होता है। अलवण जल की कुल मात्रा के 1% से भी कम प्राप्त होता है। अलवण जल की कुल मात्रा का 68.7% ध्रुवीय बर्फ, छत्रक एवं हिमनदों के रूप में है। अलवण जल कितना है, ध्रुवीय बर्फ छत्रक में 68.7% है, जबकि 30.1% भूमिगत जल के रूप में है। भूमिगत जल कितना है, 30.1% है और 0.3% सतही जल के रूप में है। सतह पर जल है 0.3% तथा 0.9% अन्य रूप में पाए जाते हैं। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। तो भूमि से गुरुत्वाकर्षण जल 0 होता है अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। केशिका जल 1/3 से 30 एटमॉस्फेयर दबाव के बीच पाया जाता है। तो केशिका जल कितना होता है, 1/3 से 30 एटमॉस्फेयर के दबाव में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, महासागर और तापमान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो एएमटी को 26 डिग्री सेल्सियस तक समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण में 129 मीटर पर होती है। तो ये गलत है। दूसरा, ओएमटी जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। तो ये सही है। तो इसका दूसरा वाला केवल ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग कितना, 2/3 भाग पृथ्वी का सतह पानी से ढका हुआ है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन है, उत्तरी ध्रुव है, आर्कटिक महासागर में है, 4 किलोमीटर की दूरी पे है
और पृथ्वी के केंद्र से ये 6553 किलोमीटर पर है। डेटम रेखा क्या होता है? डेटम रेखा से हम उस समुद्र तल की क्षैतिज रेखा से उसकी ऊंचाई भी माप लेते हैं और गहराई भी, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डेटम रेखा हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा भाग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चलिए बताते हैं। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? तो ये कटक मध्य महासागरीय कटक है। क्या है? मध्य महासागरीय कटक है। अगला क्वेश्चन है, 90 रीच ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में 90 ईस्ट रीच। तो 90 ईस्ट रीच हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो भूमि में जो गुरुत्वाकर्षण जल रहता है 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर रहता है। 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर रहता है भूमि पर गुरुत्वाकर्षण जल, शून्य अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम तनाव। केशिका जल 1/3 से 30 एटमॉस्फेयर दबाव के बीच पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, पृथ्वी पर ग्रह उपयोग के लिए उपबंध आलवण जल मीठा पानी। आलवण जल यानी मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सही बात है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल आलवण जल मीठा पानी का 90% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों के आबद्ध है, तो ये गलत है। पहला वाला ही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो देखो, जो कुल जल का 97% खारा जल जल के रूप में सागरों में है। सागरों में 97% खारा जल सागरों में है। आलवण मृदु जल के 3% में से 2.4% हिमनद है, बाकी के ध्रुवीय बर्फ है। और आलवण जल कुल जल की के 1% से भी कम है। आलवण जल की कुल मात्रा 3% का 68.7% ध्रुवीय बर्फ क्षेत्रक में, और यहाँ पर कितना दिया गया? 95 दिया गया, इसलिए गलत है। कितना होगा? 68.7%। और 3.1% भूमिगत जल है, 0.3% सतही जल है, बाकी के 0.9% में है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर है? मृदु जल सबसे ज़्यादा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों अस्थायी हिम में है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश आलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष आलवण जल का सबसे अधिक भाग भूमिगत जल के रूप में रहता है। बाकी का जल कहाँ रहता है? भूमिगत जल में रहता है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो गहरे सागरीय मैदान। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत या सबसे चौड़ा, सबसे बड़ा भाग कौन सा रहता है? गहरा सागरीय मैदान रहता है। इन वितलीय मैदानों की गहराई 3000 से 6000 किलोमीटर तक होती है। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का। अक्षीय द्रोणी में लाल सागर है। लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है जो अफ्रीका एवं अरब के बीच में है। और लाल सागर इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगति का निर्धारण किया जाता है। लाल सागर के आसपास वर्ष भर उच्च तापमान रहने के कारण रेगिस्तानी जलवायु वाले देश स्थित हैं। इसके किनारे जिद्दा, हेजाज, मिस्र, पोर्ट सूडान, स्वेज तथा अकाबा आदि नगर स्थित हैं। उत्तरी गोलार्ध तथा यूरोप का एशिया के देशों से स्वेज नहर द्वारा संबंध होने के कारण इसकी व्यापारिक महत्ता बहुत बढ़ जाती है। स्वेज नहर द्वारा संबंध होने के कारण इसकी व्यापारिक महत्ता बढ़ जाती है लाल सागर की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पूछे गए क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।